बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 6 खबरें हैं, कुछ अफ़गानिस्तान से और कुछ पाकिस्तान से और इंडिया के साथ भी जुड़ी हुई हैं। ये मैं आपके सामने रखता हूँ और ये बड़ी अहम खबरें हैं। ज़रा अगले चंद मिनट आप गौर से सुनिएगा, आपको सिचुएशन का आइडिया हो जाएगा। नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने रद्द-ए-अमल जारी किया है कि नवाज शरीफ की अफ़गान मुशीर से मुलाकात अफसोसनाक है। इसकी तफसीलात सामने लाई जाएँ। फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत का मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से अफ़गान मुशीर की मुलाकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। ये पैदा हो चुके हैं और ये सब कुछ बहुत अफसोसनाक है। हम नवाज शरीफ की अफ़गान मुशीर से मुलाकात पर हैरान हो गए हैं। दोनों लंदन में एक दूसरे के साथ मिले। साबिक़ वज़ीर आज़म ऐसे शख्स से मिले जिसके भारत से ताल्लुकात ढके छुपे नहीं हैं। पाकिस्तान मुखालिफ अफ़गान बाशिंदे ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भारतीय खुफिया एहलकारों से भी मुलाकात की। और ये फवाद चौधरी साहब ने एक सवाल भी उठाया कि नवाज शरीफ ने मुलाकात से पहले हुकूमत से अपनी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से कोई बातचीत की थी या आगाह किया था? कम से कम अपनी पार्टी को तो आगाह करते कि अफ़गानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर से वो मिलने जा रहे हैं और उस बंदे से जो पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा है। तो ये मुलाकात इंतहाई अफसोसनाक है। मुतालबा गवर्नमेंट ने किया कि जिसका जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट है वो आवाम के सामने आना चाहिए ताकि पता चले कि आप लोगों के दरमियान ऐसी कौन सी बातें हुई जो बामी दिलचस्पी की हैं या बहुत ज़रूरी थी इस मौके पर। बहरहाल मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीलॉग कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं पिछले वीलॉग में। इसमें हमने बड़ी तसल्ली से, बड़ी तफसील के साथ बात की थी। अब एक अगली खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू करने का फ़ैसला किया है और एक मामला है उसको पाकिस्तान आलमी सतह पर उठाएगा। यानी जो फ़ोन हैक करने की कोशिश है जो भारत ने की है, इस हरकत के ख़िलाफ़ तहकीकात का ऐलान किया है इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने। उन्होंने शहजाद अकबर साहब ख़ास तौर पे इसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो मोबाइल हैक हुए या नहीं हुए ये तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन जो ये पेगासस स्कैंडल है ये पनामा लीक से भी बड़ा स्कैंडल है। कुछ अर्सा पहले यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था और पता चला कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह एक प्रोपेगेंडा का तवील सिलसिला जारी रखा। अब ये जो पेगासस स्कैंडल आया है ये पनामा लीक से बड़ा स्कैंडल है और इसमें ये कुछ रिपोर्ट से पता चल रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक ने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया है। पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है एक मैसेज के ज़रिए से मोबाइल फ़ोन को हैक किया जा सकता है। ज़रा फ़र्क समझ लें। मोबाइल फ़ोन को कॉल को टेप करना एक छोटी बात है। कॉल टेप करें तो वो कॉल ही आप सुन सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल और कुछ और ऐसी कॉल्स हैं जो आप नहीं सुन सकते। लेकिन अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है तो आप एक मोबाइल को हैक कर लेते हैं। जब आप मोबाइल हैक करते हैं तो ये मशीन मेरे कंट्रोल में तो है क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ, साथ ही साथ ये मशीन बहुत सारे और लोगों के कंट्रोल में, यानी जो इसको हैक करने वाले हैं या जो कोई इदारा हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई एक आदमी हो सकता है, ये उसके कंट्रोल में भी चली जाएगी। वो इसके कैमरे को जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है, वो इसके स्पीकर फ़ोन को जब चाहे माइक को इस्तेमाल कर सकता है। यानी मैं इसको यहाँ पे रख के बोल रहा हूँ, वो इसको जब मर्जी ऑन करके मेरी बातें सुन सकता है। तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो उन्होंने कहा जी कि भारत ने ना सिर्फ इसके ज़रिए अपने सियासी हरीफों को बल्कि पाकिस्तान को टारगेट किया है। और अभी एक नई खबर ये आई है कि भारत ने जो हुर्रियत रहनुमा हैं, कश्मीरियों के जो रहनुमा हैं जो आज़ादी कश्मीर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको भी भारत ने हैक किए, उनके टेलीफोन भी। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है कि आप लोगों के टेलीफोन हैक करें, मासवाए इसके कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऐसा किया जा सकता है। अब हुकूमत ने इसकी तहकीकात शुरू की हैं। कुछ एजेंसियाँ हैं, FIA है, वज़ारत दाखिला है, काबीना डिवीज़न के हुकाम, ये इस कमेटी के अंदर शामिल होंगे और इस मामले के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है कि स्कैंडल को अक़वाम मुत्तहिदा में और यूरोपीय यूनियन के फोरम्स पर भी उठाया जाएगा और इसको पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक हमला समझा जाएगा। जो मोबाइल फ़ोन हैक किए गए हैं या जिनको हैक करने की कोशिश की गई है, उन मोबाइल फ़ोन्स का फोरेंसिक टेस्ट भी होगा जिससे पता चलेगा कि अटैक कामयाब हुआ या नहीं हुआ। इस सारी तहकीकात में 2 से 3 माह लग सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये समझ आ जाती है कि कौन कौन हैक हुआ और किस किस तरीके से और किस किस ड्यूरेशन में हुआ, तो ये पता करना मुश्किल नहीं होगा कि किसकी ईमा पे या किसके कहने पे भारत ने ये किया।
शक जो है वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जाता है लोगों का। इमरान खान को उस दौर में जब वो अपोजिशन में भी नहीं थे, यानी अपोजिशन में तो खुर्शीद शाह थे, इमरान खान की तो तीसरे नंबर की पार्टी थी और किसी को भी पता नहीं था कि अगली हुकूमत इनकी आ जाएगी, कोई मानता ही नहीं था। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी को क्या फ़ायदा कि इमरान खान को हैक करे और नवाज शरीफ को ना करे। यानी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को, वज़ीर ख़ारजा को, बाकी लोगों को छोड़ के आरफ अलवी को हैक करे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, और ये पनामा से बड़ा एक स्कैंडल होगा। तीसरी अहम खबर यह है कि भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का गढ़ बना रखा है। ये खबर दी है कौमी सलामती के मुशीर जो पाकिस्तान के हैं मुईद यूसुफ, उन्होंने, और इंटरव्यू दिया है करण थापड़ को जो भारतीय सहाफ़ी हैं। उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक भारत कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए तैयार नहीं होता, भारत से बात नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि भारत खित्ते में अमन को ख़राब कर रहा है और उसके लिए जो तहरीककारी वो कर रहा है, जहाँ पे वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, उसके सबूत मौजूद हैं। लाहौर धमाके के ताने बाने भारत से जुड़ते हैं और उसके सबूत भी हमने सामने रख दिए हैं। अब आ जाएंगे चौथी खबर की तरफ। ये चौथी खबर के अंदर तालिबान ने एक दावा किया है और सुहेल शाहीन का एक इंटरव्यू भी है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, जो तालिबान के एक तर्जुमान है। उनका ये कहना है कि तालिबान अफ़गानिस्तान की 90% सरहद पर काबिज हो चुके हैं। ये सरहदी इलाके, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने सरहदी इलाके हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पे तालिबान ने बहुत तेज़ी से कब्ज़ा किया है। चाहे वो इलाका हो उज़्बेकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, चाइना का, पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, तुर्कमानिस्तान का, ये जितने भी एरियाज़ हैं इनमें ज़्यादातर के ऊपर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। अब तालिबान ने जो दावा किया वो ये कह रहे हैं कि 90% अफ़गानिस्तान की जो सरहदें हैं वो हमारे कंट्रोल में है। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान के साथ मुल्क सरहद पर मुकम्मल कब्ज़ा किया हुआ है और मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान के 90% सरहदी इलाके हमारे कंट्रोल में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनखला के बाद, जब मुकम्मल इनखला हो जाएगा 11 सितंबर तक, तो उसके बाद दुनिया की किसी भी फ़ौज को अपने मुल्क के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो तुर्की की फ़ौज हो, चाहे वो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर आकर वो इरादा कर रही है कि वहाँ पे आगे सिक्योरिटी देगी, उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसकी जो तौसीह है, इसकी जो तस्दीक है कि 90% कब्ज़ा तालिबान ने कर लिया है सरहदी इलाकों में, वो अमरीकी जर्नल कर रहे हैं। अमरीकी रियासत खुद ये मान चुकी है। अफ़गानिस्तान में हालिया हफ्तों के दौरान अदम तहफ़्फ़ुज़ और सूबों के अंदर लड़ाइयों में इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह गैर मुल्की अफवाज का मुकम्मल इनखला और तालिबान की जानब से सरहदी इज़ला पर किए गए बड़े हमले हैं। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरपर्सन जनरल मार्क मिली ने कहा कि ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिक रफ्तार तालिबान के साथ है। तालिबान स्ट्रेटेजिक लिहाज से, यानी दिफाई नुक्ता नज़र से वो बर्तरी हासिल कर चुके हैं और वो इलाके जो उनके लिए बहुत अहम थे वहाँ पे तालिबान कब्जा कर चुके हैं। ये अमेरिका कह रहा है। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत ने तालिबान पर मुल्क के 34 सूबों में से 29 में सैकड़ों सरकारी इमारत तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया है। तहम तालिबान कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन तालिबान का कंट्रोल बेशतर सूबों में है। अगली खबर यह है कि अफगानिस्तान के 34 में से 31 सूबों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अफगान हुकूमत ने पुरतशद्दुद हालात और तालिबान की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए मुल्क के 34 में से 31 सूबों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। अब जहां ये कर्फ्यू नहीं लगाया वो मैं आपको बता देता हूं, एक काबुल में, एक नंगरहार में और एक पंजशेर में। ये 3 सूबे हैं जहां पे कर्फ्यू नहीं लगाया। बाकी सारे सूबों में अफगानिस्तान की हुकूमत ने या काबुल इंतज़ामिया ने कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन मज़े की बात आपको मैं बताऊं, इनमें से ज़्यादातर सूबे और उनके ज़्यादातर इलाके तालिबान के कब्ज़े में हैं। तो अफ़गान हुकूमत वहाँ पे कैसे कर्फ्यू लगा सकती है? यानी एक अजीबोगरीब मजाक है जो अफ़गान हुकूमत ने अपने लोगों के साथ किया कि रात का कर्फ्यू है, रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 6 घंटे तक कोई शख्स अपने घर से गैर ज़रूरी तौर पर और ज़रूरी तौर पर भी हो तो बाहर ना निकले। बड़ा सख्त कर्फ्यू उन्होंने लगाया, हालांकि उनकी वहाँ पर कोई कानूनी अमलदारी नहीं है। ये अमेरिकन भी मान चुके हैं। ये इंडियंस टेलीविज़न के ऊपर भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि तालिबान का कब्ज़ा 80% से बढ़ चुका है अफगानिस्तान में और अब सिर्फ चंद इलाके रह गए हैं जहां पे अपनी फौज को जमा किया हुआ है अफगान हुकूमत ने। हाँ, वहां घुमसान की लड़ाई हो सकती है,
वहाँ तालिबान के लिए बहुत मुश्किलात भी आ सकती हैं, क्योंकि जदीद हथियार हैं, बहुत बड़ी तादाद में फ़ोर्स है, और ख़ास तौर पे उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं अफ़गान हुकूमत की, जो उनकी तादाद को 20 से 25 हज़ार है, वो बहुत तगड़े फ़ौजी हैं जो तालिबान को भारी भी पड़ते हैं बाज़ औक़ात, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अब आ जाए एक और आखिरी फाइनल न्यूज़ की तरफ, और वो इंटरव्यू दिया है सुहेल शाहीन ने AP न्यूज़ को। एसोसिएट प्रेस को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म होगी और दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से काबिल कबूल मुज़ाकरात के बाद नई हुकूमत काबुल में कायम हो जाएगी, तो फिर तालिबान हथियार रख देंगे, इससे पहले नहीं रखेंगे। यानी मुज़ाकरात के अंदर अब ये एक ऐसा मरहला आ गया है जहाँ पे तालिबान की जानिब से ये शर्त आयद कर दी गई है कि मुज़ाकरात तो चलते रहने चाहिए, लेकिन अगर जंगबंदी करनी है या आप चाहते हैं कि तालिबान हथियार रख दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अशरफ गनी इक़्तिदार को छोड़ दें और नई उबूरी हुकूमत कायम कर दी जाए। जब वो बन जाएगी तो मुज़ाकरात तो चलते रहेंगे, लेकिन तालिबान उस बीच में हथियार रख देंगे। अशरफ गनी की मौजूदगी में वो हथियार नहीं रख सकते। इस फार्मूला को उन्होंने दोहरा दिया है और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी की मुस्तकिल हुक्मरानी पर भी कोई समझौता नहीं किया, उन्हें एक जंगी मुखालिफ के तौर पर देखते हैं। और उनके बारे में ये भी कहा कि ईद वाले दिन भी अशरफ गनी ने तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई के अज़म का इजहार किया और उनके ख़िलाफ़ बड़ी जारहाना तकरीर की थी। तालिबान के तर्जुमान ने अशरफ गनी के जो इंतखाबात थे 2019 वाले, उनको भी एक फ्रॉड करार दिया है। उन्होंने कहा जी वो ठीक नहीं थे और 2 नंबरी तरीके से हुए हैं। तालिबान जिन इलाकों में काबिज थे वहाँ पे कौन से इंतखाबात और किस तरह करवाए? इंतज़ामिया तो थी बहुत महदूद इलाकों में, तो अफ़गानिस्तान के थोड़े से महदूद इलाके पूरे अफ़गानिस्तान की किस्मत का फ़ैसला तो नहीं कर सकते। तो अब सिचुएशन ये है कि अशरफ गनी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि वो इक़्तिदार को छोड़ दें। देखना यह है कि वो कब तक इक़्तिदार के साथ चिपके रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।